हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 15 फरवरी 2022 के, जिसमें आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 15 फरवरी 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी यार वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है आज, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इंडिया का रैंक कितना है 2021 का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है। सबसे पहले याद रखना है कि ये डेमोक्रेसी इंडेक्स को हम ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट भी कहते हैं, डेमोक्रेसी रिपोर्ट भी कहते हैं। और ये 2021 के आंकड़ों से तैयार की गई है, और इसको रिलीज कौन करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है लंदन के अंदर, जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। और इंडिया का स्थान इसमें कौन सा है, 46th रैंक है इंडिया का। और टोटल कितनी कंट्रीज को इसमें आंका गया है, 167 कंट्रीज को इसमें आंका गया है। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 46th रैंक है इंडिया का, और 167 में है ये। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको तैयार करता है, और इंडिया का स्कोर जो है वो कितना है ये आप याद रखोगे। इंडिया का स्कोर है 6.91। और इस रिपोर्ट को हम ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट भी कहते हैं। कौन रिलीज करता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और 6.91 इंडिया का स्कोर है। इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने। नॉर्वे का जो स्कोर है वो 9.75% है। और सबसे लीस्ट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो अफगानिस्तान घोषित की गई है, उसका स्कोर बहुत ही कम है, 0.32 है। और अफगानिस्तान आपको याद भी रहेगा हमारी नेबरिंग कंट्री है, और साथ ही साथ लीस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे आंका गया है। और सबसे पहली बार डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो 2006 में रिलीज किया गया था, 2006 में रिलीज किया गया था। ये 5 मेन इंडिकेटर्स के बेस पे तैयार किया जाता है, जैसे कि इलेक्टोरल प्रोसेस, किस तरह से वहां के इलेक्शन प्रोसेस जो है वो काम करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम करती है, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हो गया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं, लीडर्स कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर, किस तरह से इलेक्शंस वहां पे करवाए जा रहे हैं, किस तरह से लोग उसको लेते हैं, किस तरह का कंपटीशन है, सिविल लिबर्टी, कितनी फ्रीडम जो है वो लोगों को दी जाती है। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे, इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे कंट्रीज को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो फुल डेमोक्रेटिक कंट्री कैटेगरी होगी, एक फ्लॉड डेमोक्रेसी होगी, एक मतलब थोड़ी बहुत गलतियां हैं डेमोक्रेसी के अंदर, एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी होगी, एक हमारे पास क्या होगी, अथॉरिटेरियन रेजिम, जैसे कि नॉर्थ कोरिया जैसे अथॉरिटेरियन रेजिम, चाइना जैसे
अथॉरिटेरियन रेजिम। तो इस तरह की कंट्रीज। इंडिया जो है वो किसके अंदर आता है? फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर आता है। मतलब कुछ गलतियां जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर जरूर हैं, लेकिन फुल डेमोक्रेटिक कंट्रीज बहुत ही कम है। सिर्फ 21 कंट्रीज हैं जो फुल डेमोक्रेटिक हैं और 53 कंट्रीज हैं जो फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर आती हैं। लेकिन इंडिया का स्कोर जो है वो स्लाइटली इंप्रूव जरूर हुआ है अगर आप पिछले कुछ सालों में देखोगे, खास करके लास्ट ईयर के मुकाबले देखोगे, क्योंकि जो फार्म लॉज हैं जो इंडिया ने पास किए थे उसके खिलाफ किसानों ने बहुत बड़ा जो है वो एक प्रोटेस्ट किया था, एक बहुत बड़ी हड़ताल की थी और उसके कारण जो है वो 2020 में इन पास किए हुए लॉज को वापस लेना पड़ा सरकार को 2021 में, एक साल के बाद। लेकिन अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो इंडिया का रैंक सबसे अच्छा है। अगर आप नेबरिंग कंट्रीज में देखोगे, नेपाल का 101 है, बांग्लादेश का 75 है, भूटान का 81 है, म्यांमार का 166 है। आप कह सकते हो सेकंड लीस्ट है म्यांमार का, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से आर्मी रूल स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप इसमें देखोगे और कंट्रीज का, लाइक चाइना का देख सकते हो 148 है, अफगानिस्तान का आपको पता ही है कि लीस्ट है। तो इसका मतलब इंडिया का सबसे अच्छा रैंक जो है वो इसमें आता है। और इसमें इवन भूटान का भी आप याद रख सकते हो कि इंडिया से जो है वो कम है, मतलब भूटान में भी जो है डेमोक्रेसी इंडिया से अच्छी नहीं है। लेकिन पहला रैंक नॉर्वे का है, लास्ट अफगानिस्तान का, ये आपने जरूर याद रखना है। अगर आप कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका सबसे पहले नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, दूसरे पे वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप, तीसरे पे लैटिन अमेरिका है और चौथे पे एशिया है। तो एशिया का आपको पूछा जा सकता है कि चौथे पे एशिया है। लेकिन इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में याद रखें, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन के अंदर। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रॉबिन ब्यू हैं, लेकिन नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, चाहे ओनली रॉबिन याद कर लें अगर बाई चांस एग्जाम में पूछ ले, लेकिन वैसे पूछेगा नहीं, वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में पूछ सकता है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और इसमें भी आप देख सकते हो लिस्ट के अंदर पहला रैंक, दूसरा और तीसरा, पहला नॉर्वे का है, दूसरा न्यूजीलैंड का है और तीसरा किसका है? फिनलैंड का। और सबसे लीस्ट अगर आप देखोगे नॉर्थ कोरिया, जो अथॉरिटेरियन रिजीम में आता है, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो डिक्टेटरशिप चल रही है वहां पे। म्यांमार में मिलिट्री रूल आ गया तो सबसे नीचे है। और अफगानिस्तान में आपको पता है कि किस तरह से तालिबानियों ने उसको कैप्चर कर लिया, इसलिए सबसे नीचे जो है वो इन कंट्रीज को रखा गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, किसको अपॉइंट किया गया है नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर एयर इंडिया का? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एयर इंडिया जो है वो टाटा सन्स की तरफ से खरीद लिया गया है। अब खरीद लिया गया है तो टाटा सन्स जो है वो अपना नया सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर लगाएंगे, और वो किसको लगाया गया है? एल्कर आईसी को। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। अब ये नाम सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, क्योंकि ये इंडियन नहीं है, ये टर्की से बिलोंग करते हैं। ये टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन भी रह चुके हैं, टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन रह चुके हैं। इवन 2011 में इनको चेयरमैन बनाया गया था रिपब्लिक ऑफ टर्की इन्वेस्टमेंट सपोर्ट एंड प्रमोशन एजेंसी का। फिर 2013 में ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे एक वाइस वर्ल्ड एसोसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की, और 2015 में इनको फिर टर्किश एयरलाइन का चेयरमैन जो है वो लगा दिया गया था। और आपको पता है कि एक कंपनी बनाई गई, टेलिस ग्रुप बनाया गया, और टेलिस जो कंपनी है ये टाटा ग्रुप की तरफ से स्पेशली क्रिएट की गई एयर इंडिया को खरीदने के लिए। और कितने रुपए में खरीदा गया? 18,000 करोड़ में खरीदा गया, जिसमें से 15,300 करोड़ तो डेट ही पे करना है एयर इंडिया ने, और साथ ही साथ जो है वो 2700 करोड़ रुपया जो है वो इन कैश जो है वो गवर्नमेंट को दिया गया टेलिस ग्रुप की तरफ से। और रिसेंटली टाटा ग्रुप के बारे में हमने किया था, जो इनके चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन, वो रीअपॉइंट किए गए हैं एज ए चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। 5 साल के लिए उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है, और टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में की गई थी। तो आप यहां पे देख सकते हैं आइलकर आईसी जो कि अपॉइंट किए गए हैं सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर किसके? एयर इंडिया के। कहां से बिलोंग करते हैं? टर्की से। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर थोड़ा सा आगे करके पूछ सकता है। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस यहां पे देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आप ऑप्शन देख रहे हो डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरम, ये रिसेंटली नए इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किए गए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इनको अपॉइंट किया गया है। नवरंग सैनी, ये टेम्परेरी कह सकते हो एक तरह से, चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। विनोद कन्नन, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है क्योंकि सीईओ बनाए गए हैं विस्तारा एयरलाइंस के, विस्तारा एयरलाइंस के। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। इसी के साथ आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो 2015 में इस पर्सन को अपॉइंट किया गया था टर्किश एयरलाइंस का चेयरमैन, और इनको जापान के एम्परर की तरफ से 2 तरह के अवार्ड्स मिल चुके हैं। एक तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, एक गोल्डन रेस विद ए नेक रिबन जो है जापान की तरफ से दिया जाता है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स के तौर पे जाने जाते हैं। तो ये भी इनको मिल चुका है। तो नाम याद रखेंगे एल्कर आईसी। इसी के साथ आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कौन सी कंपनी ऐसी इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जो कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी जो है वो कहलाएगी?
न्यूट्रल कंपनी प्लास्टिक वेस्ट का मतलब है कि जितना वो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उतना वो खत्म भी कर रहे हैं, तो उसको हम कह देते हैं प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। और ये पहली इंडिया की कंपनी कौन सी बन गई है? डाबर। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? बी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं डाबर बिकम्स इंडिया फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। कौन सी कैटेगरी में? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि जो लोगों की डेली मरा की चीजें हैं वो डाबर बनाता है, तो उसमें जो है सबसे पहले नंबर पे प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली डाबर है। तो याद रखना है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के क्षेत्र में जो सबसे पहली कंपनी जो बन गई है प्लास्टिक फ्री वो डाबर है। डाबर कहता है कि जितना हम प्लास्टिक जो है वो कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, रिसाइकल करते हैं, मतलब हम वेस्ट से उसको बचा लेते हैं, उतना ही हम जो है वो पैकेजिंग में यूज करते हैं। तो इसका मतलब हम क्या हो गए? कार्बन न्यूट्रल। और डाबर ने ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव 2017-18 में जो है वो लॉन्च किया था। और इस इनिशिएटिव के तहत अगर आप फरवरी 2022 तक देखोगे तो डाबर ने 54,000 मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट को जो है वो इंडिया से खत्म किया है, या उसको आप कह सकते हो उसको दोबारा से रीयूज करने में उसने हेल्प की है। और सिर्फ 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने बताया कि हम 27,000 मैट्रिक टन जो है वो हम प्लास्टिक वेस्ट को रिकवर कर चुके हैं, उसको रिसाइकल कर चुके हैं, कलेक्ट कर चुके हैं, प्रोसेस कर चुके हैं। तो नाम याद रखेंगे, डाबर इंडिया लिमिटेड। और इसके जो सीईओ हैं वो मोहित मल्होत्रा हैं, मोहित मल्होत्रा। और हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? न्यू दिल्ली। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेशनल वुमेन्स डे ऑफ इंडिया इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 13th ऑफ फरवरी। अब ये सबको पता है कि नेशनल वुमेन डे जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो याद रखने के लिए मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू होगा। तो बी इसका आंसर है, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, याद रखोगे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, या भारत कोकिला भी कहा जाता है, भारत कोकिला भी कहा जाता है। तो सरोजिनी नायडू अपने आप में एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी। आप सरोजिनी नायडू का यहाँ पे चेहरा देख सकते हैं। नेशनल वुमेन डे 13th ऑफ फरवरी 2022 को मनाया गया, और ये 143rd बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? सरोजिनी नायडू की। और इस दिन, नेशनल वुमेन्स डे के दिन, फिल्म्स डिवीजन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है, उस दिन सरोजिनी नायडू की एक बायोपिक जो है वो रिलीज की गई है, जिसका नाम है सरोजिनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो कि सरोजिनी नायडू को एक ट्रिब्यूट देती है। और इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, जिसमें सरोजिनी नायडू के बारे में बताया गया, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया कि किस तरह से एज ए फ्रीडम फाइटर उन्होंने काम किया, किस तरह से एक पोइटिक शख्सियत जिससे उन्होंने बहुत सी पोइम्स जो हैं वो लिखी हैं, और किस तरह से वो पहली गवर्नर जो हैं वो किसी इंडियन स्टेट की बनाएगी, महिला गवर्नर जो है किसी इंडियन स्टेट की बनाएगी। और वो पहली इंडियन गवर्नर तो बनी ही बनी है, लेकिन साथ में फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट भी बनी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की। क्योंकि अगर आप ओनली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट लिख दोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो 1917 में कलकत्ता का सेशन था जिसमें एनी बेसेंट को बनाया गया था। लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन लिखोगे, क्योंकि एनी बेसेंट तो कहां से बिलोंग करती थी? आयरलैंड से बिलोंग करती थी। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट 1925 में कहां पे सेशन हुआ था? कानपुर के अंदर। तो ये है पहली। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की बात करोगे, टोटल 389 मेंबर्स थे स्टार्टिंग में, तो उसमें सिर्फ 15 महिलाएं थी उस 389 के अंदर। और 15 महिलाओं में सिर्फ एक ही महिला, अपने याद रखना है, सरोजिनी नायडू, जिन्होंने बहुत ही आगे बढ़ के जो है वो काम किया। और इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये एक ऐसी महिला गवर्नर बनी कि कौन सी स्टेट की? उत्तर प्रदेश की, जो कि किसी भी स्टेट की पहली महिला गवर्नर के तौर पे जानी जाती हैं। और किसी भी स्टेट की पहली महिला गवर्नर जो है वो कोई नहीं है, पहली महिला गवर्नर पूरे देश में किसी इंडिपेंडेंट इंडिया की किसी स्टेट में कौन लगी है? सरोजिनी नायडू। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बुक लिखी गई है अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर, नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर, सबसे प्यारे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। और ये बुक किसने लिखी है? बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही फेमस ब्रॉडकास्टर हैं, और अलग अलग न्यूज़पेपर में उनके कॉलम जो है वो छपते हैं। और ये नाम है सागरिका घोष। तो आंसर याद रखना है, क्या होगा? सी होगा। और सागरिका घोष ने स्पेशली जो है वो इसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सारी चीज़ें जो है वो इसमें डिस्कस की हैं। एक तरह की बायोग्राफी है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और बहुत ही सुंदर कवर पेज आप देख सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और ये सागरिका घोष की तरफ से लिखा गया। और आपने याद रखना है ये सेकंड एडिशन है बुक का, क्योंकि फर्स्ट एडिशन में उन्होंने लिखी थी बुक, वो इंदिरा गांधी जी के बारे में लिखी थी, और बुक का नाम था इंदिरा इंडिया मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, और ये 2018 में पब्लिश की गई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक सेकंड बुक है, एक ट्रायोलॉजी की, तीसरी बुक वो किसी और प्राइम मिनिस्टर पे लिखेंगे, और सागरिका घोष ने इस बुक को लिखा था और वो इंदिरा गांधी के ऊपर थी। और ये बुक जो है वो अलग अलग पार्लियामेंट की जो स्पीच दी गई है 1950 से लेकर 1990s के बीच में, क्योंकि सदस्य रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्लियामेंट के, और उन्होंने, वाजपेयी जी ने जो जो काम लिखा हुआ है उससे रेफरेंस ली गई है, जो बिल्स उन्होंने स्टार्ट किए उससे रेफरेंस ली गई है, और इवन
अलग अलग 50 इंटरव्यूज ली गई हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ली गई, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर से ली गई और वाजपेयी जी के जो क्लोज लोग हैं उनसे ये इंटरव्यूज लेके जो है इस बुक को लिखा गया है। लाइक लाल कृष्ण अडवाणी जो सबसे क्लोज माने जाते हैं उनसे भी बातचीत की गई। तो आप देख सकते हो बहुत ही फेमस बुक, और ये बुक लिखी है सागरिका घोष, बहुत ही फेमस ऑथर हैं। और बाकी जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो ये बहुत फेमस ऑथर्स हैं। अगेन बालाकृष्ण मधुर देख रहे हो आप, इन्होंने बुक लिखी है एट होम इन यूनिवर्स, एट होम इन यूनिवर्स। और साथ ही साथ भास्कर चट्टोपाध्याय का नाम देख रहे हो, इन्होंने बुक लिखी है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। फिर है सलमान खुर्शीद, इन्होंने अयोध्या के ऊपर बुक लिख दी और इनका नाम है बुक का सनराइज ओवर अयोध्या, सनराइज ओवर अयोध्या। तो ये तीनों के तीनों बहुत ही फेमस हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बहुत ही वर्सटाइल लीडर है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया मारू फेस्टिवल, वो कौन सी स्टेट ने सेलिब्रेट किया है? तो इस मारू फेस्टिवल को दोस्तों हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, इसको डेजर्ट फेस्टिवल के तौर से भी जाना जाता है, रेगिस्तानी फेस्टिवल के तौर से जाना जाता है। तो रेगिस्तानी मतलब हम बात करें कौन सी स्टेट की? राजस्थान की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मारू फेस्टिवल जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वो स्टार्ट किया गया। इसको जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है क्योंकि ये जैसलमेर के आसपास बनाया जाता है, पोखरण एरिया में खास करके बनाया जाता है जो कि जैसलमेर में स्थित है। और 13 से लेकर 16 फरवरी के बीच में मनाया गया, मतलब 16 फरवरी को ये खत्म होगा। और ये 4 दिन का फेस्टिवल जो 13 फरवरी को स्टार्ट हुआ, इसमें अलग अलग कल्चरल इवेंट्स जो हैं वो किए जाएंगे। इवन इसमें एक मिस पोखरण और एक मिस्टर पोखरण का टाइटल भी जो है वो निकाला जाता है। और एक फेस्टिवल के अंदर अलग अलग जो है वो ड्यून्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, जो मिट्टी के टीले होते हैं वो बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो है ये उस जगह पे मनाया जाता है जहां पे लाइक सैम ड्यून्स बनते हैं, मतलब 42 किलोमीटर जो जैसलमेर से दूर है वहां पे इसको बनाया जाता है। और ये हिंदू जो महीना है माघ का जो कि फरवरी में आता है, तो उससे 3 दिन पहले फुल मून जो हम कह सकते हैं पूर्णमासी हम जनरली कह देते हैं उसको, तो उससे पहले इसको मनाया जाता है। और इसको डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म राजस्थान का वो ऑर्गेनाइज करता है। और इसमें अलग अलग तरह से पुराने फोक डांसेस, म्यूजिक, हेरिटेज जो कि राजस्थान का है ही, और अलग अलग कल्चरल फेस्टिवल जो हैं वो इसमें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें खास करके पगड़ी बांधना, ठीक है, आप कह सकते हो मेहंदी, ये सारे कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। और लास्ट दिन जो है वो हॉर्स रेस वगैरह, कैमल डांस वगैरह आयोजित किए जाते हैं और पटाखे वगैरह इसमें लास्ट में चलाए जाएंगे। और 16 फरवरी को ये खत्म होगा। तो ये था राजस्थान। राजस्थान के बारे में याद रखना है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा। और आपने याद रखना है यहाँ पे आपको मिलेगा रामगढ़, रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो रिसेंटली एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। यहीं पे आपको मिलेगा डेजर्ट नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा सरिस्का नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा केवलादेव गना नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा रणथंबोर नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको एक मिलेगा मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स जो है वो एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन से बैंक ने एक एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है? याद रखना है ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इस बैंक का नाम है यस बैंक। मतलब एग्रीकल्चर के अंदर स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, किसकी तरफ से? यस बैंक की तरफ से। और प्रोग्राम का नाम है एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम। तो यस बैंक एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो अभी स्टार्टअप जस्ट स्टार्ट हुए हैं, ग्रोइंग स्टेज में है, तो वो अगर एग्रीकल्चर के अंदर कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई अपना स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्टअप, तो वो यहाँ पे एप्लीकेशंस जो है वो दे सकते हैं, इस प्रपोजल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एलिजिबल स्टार्टअप्स होंगे उनको गाइडेंस दी जाएगी यस बैंक की तरफ से, अलग अलग तरह की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो भी उनका सोल्यूशन है एग्रीकल्चर बेसिस जो प्रॉब्लम्स हैं स्टार्टअप के बेसिस पे, तो उनको जो है वो आगे बढ़ाया जा सके और एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को और मजबूत जो है वो किया जा सके। इस प्रोग्राम को 6 महीने के लिए चलाया जाएगा और बाद में जो है वो इसको जो भी सोल्यूशन ये स्टार्टअप प्रोवाइड करेगा उसके लिए तैयार किया जाएगा। और जितने भी एलिजिबल स्टार्टअप्स होंगे उनको सहायता दी जाएगी। जो भी सीनियर बैंक ऑफिशियल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको स्टार्टअप्स को देख के कि कितना रिस्क है उसके ऊपर उसकी असेसमेंट करके फिर उसके बाद जो है वो उनको सहायता जो है प्रदान की जाएगी। और ये प्रोग्राम जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा खास करके बैंकर्स के साथ मिलकर कुछ काम करने का, क्योंकि सीनियर जो बैंकिंग ऑफिशियल्स होंगे वो सहायता प्रदान करेंगे। तो एक नए मॉडल को तैयार किया जाएगा खास करके फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए एग्री टेक्नोलॉजी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। तो इसमें एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा, फूड इकोसिस्टम को जो है वो मजबूत करने का काम किया जाएगा। और ये हमारे पास कौन सा है? हमारे पास है यस बैंक। और यस बैंक के बारे में याद रखना, इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर है और इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रशांत कुमार और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। अगला क्वेश्चन आते हैं, आयाना रिन्यूएबल पावर और ग्रीनको ग्रुप ने पार्टनरशिप की है
ताकि इंडिया का पहला पावर स्टोरेज बिजनेस जो है वो सेटअप किया जा सके, लेकिन कौन सी स्टेट के अंदर उसको सेटअप किया जाएगा। तो दोनों ही कंपनीज आप कह सकते हो एक तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज है, क्योंकि अयाना रिन्यूएबल पावर जो है वो NIIF का हिस्सा है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड का हिस्सा है। और इनका पहला ये टाई अप है इस ग्रीनको ग्रुप के साथ, जो कि कहां पे स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है। और इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी स्टोरेज कैपेसिटी लेके आएंगे खास करके रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पे, ताकि हम राउंड द क्लॉक जो है वो पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकें। और ये 1 गीगावाट का जो है वो यूनिट लगाने के बारे में सोच रहे हैं, और कहां पे लगाया जाएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर ये पावर स्टोरेज यूनिट लगाया जाएगा। तो यहां पे देख सकते हो अयाना और ग्रीनको ने टाई अप किया इंडिया का पहला स्टोरेज बिजनेस लगाने के लिए। और इसमें अयाना और ग्रीनको जो है वो कोलैबोरेट करेंगे कि 6 गीगावाट आवर का एक पावर हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट जो है वो लगाया जा सके, और इसमें 1 गीगावाट जो है वो हम राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकें। और ये ग्रीनको ग्रुप का जो एक कैंपस है आप कह सकते हो पीनापुरम में, आंध्र प्रदेश में, वहीं पे इसको सेटअप किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो राउंड द क्लॉक एनर्जी सप्लाई की जाएगी, खास करके ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी इंडस्ट्रीज को या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, उससे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं वो हम अचीव आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर हम गवर्नमेंट और इनिशिएटिव करती है और प्राइवेट कंपनीज इसमें जुड़ती हैं, तो हम इस तरह के इनिशिएटिव और अचीव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को स्लाइड से भी याद रख सकते हो, इंडिया का पहला पावर स्टोरेज बिजनेस जो है वो आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कंपनी ने एक ज्वाइंट वेंचर लॉन्च किया है लग्जमबर्ग की एक सैटेलाइट फर्म है उसके साथ मिलके, ताकि सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके, मतलब बेस्ट टू बेस्ट ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो इंडिया के अंदर प्रोवाइड की जा सके। और इंडिया की वो कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, और लग्जमबर्ग की जो कंपनी है उसका नाम है SES, मतलब यूरोपियन सैटेलाइट सोसाइटी। वो साथ में मिलके जो है वो जियो प्लेटफॉर्म के एक वेंचर लॉन्च कर रही है, जिसमें जो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है वो 51% होल्ड करेगा, और जो SES है वो 49% होल्ड करेगा, मतलब मैक्सिमम शेयर जो है वो JPL का ही रहेगा। तो जियो ने अनाउंस किया कि वो सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, और वो इंडिया में रूरल एरियाज में, खास करके गांव के अंदर या आप कह सकते हो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ये मल्टी ईयर कैपेसिटी परचेज एग्रीमेंट है, जिसके अंदर अलग अलग इक्विपमेंट्स गेटवेज खरीदे जाएंगे, जिसमें टोटल $100 मिलियन जो है वो खर्च किए जाएंगे। और इस पार्टनरशिप के तहत जो है वो जियो अलग अलग तरह के प्लान्स जो है वो ऑफर करेगा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल होंगे, और साथ में बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इंडिया के अंदर प्रोवाइड करेगा, वो भी सैटेलाइट के थ्रू। ऑलरेडी आप कह सकते हो कि जैन 2022 के अंदर हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी जिसका नाम है वन वेब 6 साल का एग्रीमेंट कर चुकी है, किसके साथ, ह्यूज नेटवर्क के साथ, जो कि इसी सैटेलाइट के थ्रू या आप कह सकते हो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और ह्यूज जो है वो एक ज्वाइंट वेंचर है, किसका, ह्यूज और भारती एयरटेल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सेंटर ने 24 करोड़ रुपए जो है वो दे दिए हैं, सैंक्शन कर दिए हैं, ताकि गोमती रिवर को साफ किया जा सके और इंडिया और बांग्लादेश के वाटरवे प्रोजेक्ट का हम जो है वो निर्माण कर सकें। क्योंकि गोमती रिवर जो है वो एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में बहती है, और साथ में इसको अगर साफ किया जाए तो वहां पे हम कुछ वेसल्स चला सकते हैं, वहां पे हम कुछ किश्तियां चला सकते हैं, जिसके थ्रू सामान को जो है वो लोड किया जा सकता है, इधर से उधर हम लेके जा सकते हैं। तो 10 अलग अलग जेटीज जो है वो वहां पे सेट करने का काम है, जिसमें ये वाटरवे प्रोजेक्ट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, हम ट्रेड को इंप्रूव कर सकते हैं, वहां पे हम दोनों कंट्रीज का जो बायलैटरल रिलेशन है वो इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये 93 किलोमीटर का प्रपोज्ड वाटरवे, जो कि सोनामोरा त्रिपुरा के अंदर जो है वो सिपाहीजाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इधर दूध कांडी इन बांग्लादेश, दोनों को आपस में जोड़ता है। और ये टोटल 15.5 किलोमीटर का स्ट्रेच इसमें जो है उसको क्लीन करना जरूरी है, जो कि बांग्लादेश का एरिया और त्रिपुरा का एरिया जो है वो आपस में जुड़ेगा उसमें। और इसमें 15.5 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर सिर्फ इंडिया में है, और बाकी जो मैक्सिमम एरिया 14 किलोमीटर का वो बांग्लादेश के अंदर है, लेकिन इसमें मैक्सिमम असिस्टेंस इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो स्पेशली चाहती है कि इस तरह की हम जेटीज या इस तरह की वेसल या किश्तियां लेके आए जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, 200 से 300 टन तक वो सामान जो है वो लोड कर सकें, ताकि दूध कांडी से सोनूमारा या सोनामोरा वहां तक जो है वो सामान को पहुंचाया जा सके। और उम्मीद है कि मई 2022 तक ये काम पूरा हो जाएगा। और इसका ट्रायल रन जो है वो हम ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं सितंबर 2020 में, और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो दोनों कंट्रीज में जो है वो हम सामान को पानी के थ्रू लेके आ जा सकते हैं, गोमती रिवर के थ्रू। तो गोमती रिवर को क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर जो है वो यूनियन मिनिस्टर हमारे पास कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी। तो सर्बानंद सोनोवाल जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है, मजौली। मजौली कहाँ पे है, असम के अंदर।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, याद रखना आपने, इन्होंने टाई अप किया है किसके साथ? कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ, ताकि सर्विसेज जो है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू भी प्रोवाइड की जा सके। मतलब आप कह सकते हो कि अगर किसी को कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स में इनरोल होना है, कोई सरकार का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जानना है, तो आप कॉमन सर्विस सेंटर जाएं अपने गांव के अंदर, और वहां पे एक तरह से आपको सारी तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से सरकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, आप कौन से प्रोग्राम में जो है वो हिस्सा लेना चाहते हो, किस तरह की स्किल जो है वो आपके पास है, किस तरह की स्किल और लेना चाहते हो। तो एक तरह से कॉमन सर्विस सेंटर जो है स्किल डेस्क की तरह काम करेंगे और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम सरकार के चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि कॉमन सर्विस सेंटर जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए स्किल सीकर्स के बारे में बताएंगे। मतलब क्योंकि रजिस्ट्रेशन करेगा ये कॉमन सर्विस सेंटर की कौन कौन से लोग स्किल चाहते हैं, फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर से वो इंफॉर्मेशन ले लेगा और फिर रूरल एरियाज में उन लोगों को छांट के जो है वो अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करेगा, ताकि उनको एक बेहतरीन स्किल्ड वर्कर जो है वो बनाया जा सके और उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो अपनी इनकम जो है वो बढ़ा सके। तो इसमें विलेज लेवल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कॉमन सर्विस सेंटर्स के लिए जो है अलग अलग तरह के कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के साथ लिंक करवाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सरकार की तरफ से, क्योंकि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो 2008 में स्टैब्लिश की गई थी। इसके चेयरमैन जो है वो AM नाइक हैं। कौन है? AM नाइक, याद रख सकते हो। और कॉमन सर्विस सेंटर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो दिनेश त्यागी हैं, दिनेश त्यागी। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कितना फाइनेंशियल आउटले जो है वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, ताकि जो पुलिस फोर्स मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है 1980s से वो आगे बढ़ सके, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा जो है वो इसके लिए दिया है? ये 26,275 मतलब 26,275 करोड़ रुपीस जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और खास तौर से ये स्टेट पुलिस, यूनियन टेरिटरी की पुलिस, उसमें मॉडर्नाइजेशन का काम करेगा। और आपने याद रखना है इसमें खास तौर से कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इस स्कीम का जो टाइम पीरियड होगा वो 5 साल का होगा, 2021-22, 2025-26 तक ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जाएगी। बहुत सी सब स्कीम्स इसमें इनिशिएट की जाएंगी। तो इसका मेन मकसद यही है कि इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, और खास करके नारकोटिक्स या ड्रग्स को कंट्रोल किया जा सके, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया जा सके। तो इसीलिए जो है वो पुलिस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने का जो है वो काम किया जाएगा, याद रखना आपने। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि मारू उत्सव जो है वो मनाया गया राजस्थान के अंदर, ऑलरेडी कर चुके हैं। जर्मन के प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर को दोबारा से चुन लिया गया है सेकंड टर्म के लिए, अगले 5 साल के लिए, 2022 से लेके 27 तक। बहुत ही पुराने पॉलिटिशियन है, 66 साल की इनकी उम्र है, और ये पहले बार जो है वो प्रेसिडेंट बने थे जर्मनी के अंदर 2017 में। तो इनका 5 साल पूरे हो चुके थे, अब सेकंड टर्म के लिए इनको चुन लिया गया है। पहले भी ये एज ए फॉरेन मिनिस्टर काम कर चुके हैं, जब चांसलर कौन थी? एंजेला मार्कल। लेकिन अब चांसलर कौन है यहाँ के? अब चांसलर है ओलाफ शोल। लिख सकते हो आप नाम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओलाफ शोल्स, याद रखना आपने। और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी जो है वो यूरो है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड जो हमारे पास प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया का जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 का 3 से 3.5% तक रहेगा। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे निकलता है। जीडीपी डिफ्लेटर, या आप कह सकते हो प्राइस डिफ्लेटर, ये एक तरह से इन्फ्लेशन को मापने का एक तरीका होता है, महंगाई को मापने का तरीका होता है, जिसमें नॉमिनल जीडीपी और आप कह सकते हो रियल जीडीपी का एक सब्ट्रैक्शन लिया जाता है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में कितना डिफरेंस है। और नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि जो करंट प्राइसेस पे निकाल रहे हैं, जो आजकल प्राइसेस चल रहे हैं। रियल जीडीपी का मतलब है जो कांस्टेंट प्राइसेस पे निकाली जाती है, मतलब बेस ईयर के साथ कंपेयर करके निकाली जाती हैं। तो दोनों की जो सब्ट्रैक्शन होगी उसके बेसिस पे ये निकाला जाता है कि जीडीपी डिफ्लेटर कितना का है। तो अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ने रियल जीडीपी का जो डाटा दिया है फाइनेंशियल ईयर 23 में, वो कहते हैं कि 7.6%, 7.6 से लेके 8.1% तक रहेगी, और जो नॉमिनल जीडीपी है वो 11.1% तक रहेगी। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 3 से 3.5% तक रहता है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, या आप कह सकते हो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन, इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? राव इंदरजीत सिंह, और इंडिपेंडेंट चार्ज है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, गुरुग्राम इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हरियाणा।
नेक्स्ट, इसरो ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 जो है वो लॉन्च किया है, साथ में 2 और को पैसेंजर सैटेलाइट जो वो लॉन्च किए हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 से, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज आंध्र प्रदेश से जो इसको लॉन्च किया है। इसकी मेन एप्लीकेशन यही है कि एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है, फॉरेस्ट्री एंड प्लांटेशन को मैपिंग करनी है, सॉइल मॉइस्चर और हाइड्रोलॉजी के बारे में जानना है, और साथ में फ्लड मैपिंग करनी है। और इसरो के चेयरमैन याद रखेंगे एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ। नेक्स्ट, अपेडा ने सेलिब्रेट किया 36th फाउंडेशन डे, और ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया है इन्होंने? 13 फरवरी को जो है वो सेलिब्रेट किया है। और अपेडा का मतलब है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी की शुरुआत जो है वो एक एक्ट के थ्रू की गई थी। अपेडा एक्ट जो है वो 1986 में स्थापित किया गया था। तो इस बार 36th फाउंडेशन डे जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अपेडा का काम क्या है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना एग्रीकल्चर के अंदर, और साथ में उन सारे सप्लायर्स को आपस में जोड़ना जो फूड प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में भेजना चाहते हैं जो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग होगा। इन्होंने बहुत ही शानदार काम जो है वो किया है। वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो 13 फरवरी को मनाया गया। ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है, आप देख सकते हो, ताकि रेडियो को जो है वो जिंदा रखा जा सके। बहुत ही कम लोग जो है वो शायद रेडियो को सुनते होंगे, लेकिन आज भी जो गांव हैं वहां पे मैच जो है वो रेडियो पे सुने जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि रेडियो को जिंदा रखा जा सके और इसको प्रमोट किया जा सके। और यूनाइटेड नेशन ने रेडियो की शुरुआत जो है वो की थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो रेडियो एजेंसी थी वो यूनाइटेड नेशन की जो खबरें या वर्ल्ड की जो खबरें वो यूनाइटेड नेशन रेडियो के ऊपर दिया करते थे। और ये 1946 में 13 फरवरी को शुरुआत की गई थी, इसलिए इस दिन को वहां पे मनाया जाता है। और आप कह सकते हो इस बार 11th यूनाइटेड नेशन रेडियो डे जो है मनाया जा रहा है, और थीम क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 13 और 14 फरवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है नेशनल चाइल्ड लेबर अबॉलिशन अथॉरिटी का, कि हम चाइल्ड लेबर को बिल्कुल खत्म कर सकें, क्योंकि हमारा आर्टिकल है 23 एंड 24 जिसमें हमने बच्चों के लेके जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसको खत्म करना है। खास करके 14 साल से कम बच्चे जो एज के हैं उनके अंदर जो आप कह सकते हो उनको होटल्स में या अलग अलग काम करवाया जा रहा है उसको हमने खत्म करना है। तो इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? लेबर मिनिस्टर होते हैं। आंसर क्या होगा? डी होगा। तो जो लेबर मिनिस्टर हैं करंटली कौन है? भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है हमारे पास? डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन इन इंडिया जो है वो पहली बार कब स्टैब्लिश किया गया? तो आपने मुझे एग्जैक्ट मंथ और ईयर बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। और साथ ही साथ अपने हर किसी को माफ़ करने की क्षमता अपने अंदर रखनी है, क्योंकि अगर किसी को जल्दी माफ़ कर देते हैं तो लाइफ में खुशियां जो है वो ज़्यादा आ सकती हैं। तो इसलिए लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना, हमेशा खुश रहना। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।